जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम सीटेट एग्जाम 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें हम देखने वाले 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से या फिर उत्तराखंड से। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरोध में शुरू किया गया था। साथियों इस आंदोलन में व्यक्तियों ने वृक्षों से चिपककर उनको काटने का विरोध किया था, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। वो कौन सी एयरलाइंस है जो वर्तमान में सेवा नहीं दे रही है। ऑप्शन नंबर 1 किंगफिशर, एयर इंडिया, एयर सहारा या फिर जेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एयर सहारा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि एयर सहारा का एयर इंडिया में विलय हो गया है। एयर सहारा का एयर इंडिया में विलय हो गया है, यह वर्तमान में सेवाएं नहीं दे रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। साथियों नहीं वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कौन सा युग्म ठीक नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर 1 है गन्ना चीनी, जूट रेशमी वस्त्र, अभ्रक विद्युत उपकरण, कपास सूती वस्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जूट रेशमी वस्त्र। आइए समझते हैं एक एक करके। साथियों गन्ने से बनती है चीनी, बिल्कुल सही बात है। अभ्रक से बनती है विद्युत, ये भी सही बात है। कपास से बनते हैं सूती वस्त्र, तो ये भी सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनते हैं साथियों, रेशमी वस्त्र बनते हैं रेशम के कीट से। रेशम के कीट से रेशम निकाला जाता है, उससे रेशमी वस्त्रों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। साथियों सड़क पुल की बात की गई है, तो कौन सा सबसे लंबा सड़क पुल है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी सेतु, इंदिरा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या फिर बिहार सेतु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों यह पुल पटना और हाजीपुर के बीच है। पटना और हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर बना हुआ यह पुल है। यह पुल साथियों गंगा नदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 5.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो कौन सा वो विटामिन है जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक रसायन होता है, जिसकी वजह से हमारा रक्त जम जाता है, और हमारे रक्त अगर हमारे चोट लगती है तो रक्त का बहना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो वो होता है साथियों विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है साथियों नेफ्थेक्विनोन। नेफ्थेक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों विटामिन का रासायनिक नाम भी, तो नेफ्थेक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन सा रोग चूहों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया, चेचक, प्लेग या फिर तपेदिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 प्लेग। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों चूहों के द्वारा यह रोग फैलता है, और प्लेग वायरस को पीसू भी कहते हैं। प्लेग वायरस को हम पीसू भी कहते हैं, और ये पीसू चूहों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। साथियों प्लेग से हमारे शरीर के फेफड़े और हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है आज के प्रैक्टिस सेट का। प्राथमिक समाजीकरण क्या है। किशोरावस्था में समाज से सीखना, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही समाजीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। साथियों बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन के अंत तक चलने वाली यह प्रक्रिया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गन्ना, चावल, गेहूं या फिर मक्का। तो साथियों पहले समझ लेते हैं कि खरीफ की फसल होती क्या है। तो जो फसल साथियों गर्मियों में जून या जुलाई के महीने में बोई जाती हैं, जून से लेकर जुलाई के महीने में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम खरीफ की फसल, जिनमें से चावल, गन्ना, मक्का आदि प्रमुख हैं। तो ये तीनों फसल तो होगी साथियों खरीफ की फसल। तो ऑप्शन का तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, गेहूं। अब समझ लेते हैं रबी की फसल कब बोई जाती है। तो साथियों रबी की फसल जो होती है ये बोई जाती है सर्दियों में बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो फसलें बोई जाती है उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं, जिनमें से एक हमारी गेहूं होगी। इसके बाद साथियों जो होता है जो हो गई चना और मटर। तो ये फसल होती है साथियों रबी की फसल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग में नहीं होता है? तो वो कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र के प्रयोग में नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 है खनिज तेल, पशुमल, जैव कचरा या फिर मानव मल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खनिज तेल। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों बायोगैस जो है ये एक ऐसा संयंत्र है जिसमें जैव पदार्थ जैसे गोबर हो गया, पशुमल हो गया, मानव मल और रासायनिक कचरे इनको डालकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में साथियों किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, मोर, हंस, कोयल या फिर मैना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, चतुर्दिशीय या फिर उभयदिशीय। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक दिशीय। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों खाद्य श्रृंखला होती क्या है समझ लेते हैं। पहले पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण खुद करते हैं, तो उनको कहा जाता है साथियों उत्पादक। तो पौधे होते हैं उत्पादक। अब पौधों के पत्तों को कीड़े खाते हैं, तो कीड़े हो गए प्रथम उपभोक्ता। अब कीड़े को कौन खा रहा है? कीड़े को खा रहा है साथियों सांप, तो सांप हो गया द्वितीय उपभोक्ता और सांप को खा रहा है मोर, तो मोर हो गया हमारा तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर एक ही दिशा में तो यह खाद्य श्रृंखला चल रही है, या कभी ऐसा होता है कि सांप मोर को खा जाए, उल्टी चलने लगे, द्विदिशीय हो जाए या उभय दिशीय हो जाए? तो ऐसा नहीं होता, ये एक दिशीय ही होती है, एक ही दिशा में चलने वाली खाद्य श्रृंखला होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, वनस्पति, परमाणु ऊर्जा या फिर भोजन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तित करने के लिए पौधों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें CO2 गैस और जड़ द्वारा अवशोषित जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है आज के प्रैक्टिस सेट का, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें लीची का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर जहानाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में लीचियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है आज के प्रैक्टिस सेट का, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गेहूं, चावल, बाजरा या फिर मक्का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 चावल। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ की जलवायु चावल उत्पादन करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। और जहाँ पर जिस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है वही हमारी हैबिट बन जाती है और वही हमारा मुख्य भोजन बन जाता है। तो यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है आज के प्रैक्टिस सेट का, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साबरमती, लूनी, ताप्ती या फिर नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों। साबरमती नदी की लंबाई टोटल 371 किलोमीटर है, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लूनी नदी साथियों 320 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आ जाता है हमारी ताप्ती नदी की लंबाई है साथियों 724 किलोमीटर। और लास्ट में नर्मदा नदी की लंबाई है साथियों 1312 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली होगी हमारी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है?
ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे को, पावलाव को, कोहलबर्ग को या फिर स्किनर को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 पियाजे। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने यह बात कही थी। साथियों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने ही दिया था, जिसमें इन्होंने बालक की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है आज के प्रैक्टिस सेट का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सत्र मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर इकाई मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? साथियों ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि नहीं वाले प्रश्नों को जरा ध्यान से पढ़ना है। तो एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर उत्तीर्ण करना। तो विश्वसनीयता तो परीक्षण में होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, उत्तीर्ण करना। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो एक जो परीक्षण होता है वह उत्तीर्ण करने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि साथियों लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, ये सभी रटे जाते हैं। ये सभी प्रश्न रटे जाते हैं। जब आपने 12th की परीक्षा दी होगी तो आपको भी ध्यान होगा कि साथियों आपने दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को रटा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 आज के प्रैक्टिस सेट का। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधे के विभिन्न भागों का शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? पौधों का अवलोकन, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट या फिर पौधों का चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पौधों का अवलोकन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है? सही है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह जो कि जेंडर बायस होता है उसको प्रदर्शित करता है? तो साथियों लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसमें तो लड़कों को पहले से अधिक बुद्धिमान बना दिया, तो यह कथन सही तो हो ही नहीं सकता है, सही नहीं है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही तो बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा जेंडर बायस को, कि आपने बता दिया कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? उपविषय, एकीकृत, समन्वित या फिर वैकल्पिक। तो साथियों राज्य चाहे कोई सा भी हो, चाहे बिहार हो या हमारा उत्तर प्रदेश हो, तो कक्षा 5 का पर्यावरण समन्वित ही है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्षेत्र भ्रमण किसके लिए कराया जाता है? मनोरंजन के लिए। क्या साथियों क्षेत्र भ्रमण मनोरंजन के लिए कराया जाता है? आपका देखा होगा साथियों कॉलेजों में से और स्कूलों में से टूर जाते हैं, तो वह टूर किस लिए जाता है? मनोरंजन के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए या फिर सरकारी योजना का निर्वाह करने के लिए, कि जो सरकार से पैसा आया उसको खर्च कर दो और घूमने चले जाओ कहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए यह टूर जाता है, यह क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? प्राथमिक स्तर पर हमें पर्यावरण के अध्ययन कराने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? कहानी विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कहानी विधि। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों प्राथमिक स्तर के बच्चे कहानियां सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें वो कहानी रोचक भी लगती है, जिससे वो पर्यावरण के अध्ययन पर फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे अगर हम उन्हें कहानी के माध्यम से कोई भी बात बताएंगे तब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी या फिर गृह कार्य पूर्ण करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमें पता कब चलता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, गृह कार्य पूर्ण करके लेकर आता है? नहीं, तब नहीं पता चलता है। कक्षा में एकदम खामोशी है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, इससे भी नहीं पता चलता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति हो, इससे भी पता नहीं चलता है। हमें पता कब चलता है कि बच्चा पूछ रहा, बच्चा अपने दिमाग पर जोर डाल रहा, हमें तब पता चलता है कि बच्चा अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पुटअप करता है। इसका मतलब होता है कि उसका दिमाग चल रहा है, वह उसके बारे में सोच रहा है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। वो शिक्षक से उसके बारे में कोई प्रश्न पूछेगा, इससे हमें लगता है कि बच्चा सोच रहा है कुछ ना कुछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 से आज के प्रैक्टिस सेट का।
निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? वायुमंडल, मानव, जलमंडल या फिर सौरमंडल। तो साथियों पर्यावरण का अध्ययन का घटक होता क्या है? पर्यावरण के घटक होते हैं साथियों जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो हमारे आसपास हैं, वही सब पर्यावरण के घटक हैं। जैसे वायुमंडल हो गया, मानव हो गया, जलमंडल हो गया। एक ऑप्शन बचता है सौरमंडल, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, सौरमंडल। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौरमंडल का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत नहीं किया जाता, इसकी एक अलग टॉपिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या फिर पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ऑप्शन नंबर 1 है डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों। चाहे डिस्कवरी चैनल हो, नेशनल ज्योग्राफी हो या फिर एनिमल प्लैनेट हो, ये सभी चैनलों पर जीव जंतु और वनस्पतियां दिखाई जाती हैं, नदियां दिखाई जाती हैं, पहाड़ दिखाए जाते हैं, पर्वत दिखाए जाते हैं, जिससे बच्चे का माइंड जो होगा साथियों टीवी देखेगा और कुछ ना कुछ उससे सीखेगा। तो ये सभी चैनल बच्चों को रिकमेंड करने चाहिए पर्यावरण अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आज के प्रैक्टिस सेट का, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? साथियों चाहे राज्य बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम जो तैयार करता है वो करती है साथियों SCRT। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, SCRT ही पाठ्यक्रम तैयार करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? बच्चों को कैसे बताएं कि बीज अंकुरण कैसे होता है, यह किस तरीके से सबसे अधिक प्रभावी होगा? बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कि एक एक करके अंकुरण के चरण बताएं कि पहले बीज लेते हैं, उसको हल्का सा गीला करते हैं, इस तरीके से बताना, या फिर अंकुरित बीज का फोटो दिखाना, उनको फोटो दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, यानी कि कक्षा में ही हम प्रत्यक्ष रूप से अंकुरित बीजों को दिखाएंगे और उनकी प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 4 बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना कि बच्चे उनको खुद से करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।